नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर पर लोड डाला जाता है तो ट्रांसफार्मर किस प्रकार कार्य करता है, ट्रांसफार्मर में क्या क्या कंडीशन उत्पन्न होती हैं और किस प्रकार वह फ्लक्स के मान को स्थिर रखता है, वोल्टेज के मान को स्थिर रखता है, प्राइमरी धारा के मान को कैसे बढ़ाता है और किस प्रकार लोड के मतलब उस लोड को वहन करता है। ये सारी कंडीशनें आते हैं परीक्षा में और इन कंडीशनों के ऊपर काफ़ी बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी धारा किसके इन फेज रहेगी, कौन सी धारा विरोधी स्वभाव की होगी या विपरीत होगी। इसके लिए आप लोगों ने एक चैप्टर जरूर देखा होगा, आप लोगों ने एक वीडियो जरूर देखा होगा कि नो लोड पर ट्रांसफार्मर किस प्रकार कार्य करता है। इससे पिछले वीडियो था जो कि 136 नंबर पार्ट नंबर 9 था। ये आज कितना है, पार्ट नंबर 10 चल रहा है। तो दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी अच्छी बातें बताई थी, ये आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ से लगभग ज़्यादा क्वेश्चन उठने वाले होते हैं क्योंकि नो लोड कंडीशन पर ही ट्रांसफार्मर की कंडीशन आती है। उसके बाद में लोड डालते हैं तो प्रक्रिया चेंज हो जाती है, लेकिन इतनी नहीं चेंज होती जितनी कि नो लोड पे होती हैं। तो वो वीडियो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपने देखा होगा तो। लेकिन ये वीडियो इस वीडियो के हिसाब से देखा जाए तो ट्रांसफार्मर की पूर्ण कंडीशन आपको पता लग जाएगी कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार कार्य करेगा। तो आज उसके बारे में देखते हैं कि पूर्ण भार पर परिणामित्र कैसे कार्य करता है, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन। ठीक है, तो ये देखते हैं कि पूर्ण भार पर परिणामित्र का कार्य। ये देखते पूर्ण भार पर ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है। वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑन फुल लोड, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। फुल लोड पर ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है। ठीक है, अब आपको दिखाता हूं। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर में कोर होती हैं, कोर के ऊपर वाइंडिंग होती हैं। एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। सेकेंडरी प्राइमरी वो होती है जिस पर लोड जिसको सप्लाई से संयोजित करते हैं, और सेकेंडरी वो होती है जिस पर लोड संयोजित करते हैं। ये आप लोगों ने देखा। अब ये भी देखा आप लोगों ने कि प्राइमरी वाइंडिंग पर लोड डालते हैं और सेकेंडरी पर लोड नहीं डालते हैं तो क्या कहते हैं कि ट्रांसफार्मर नो लोड की कंडीशन में आता है। और सेकेंडरी पर जब लोड डाल देते हैं तो यह कहते हैं कि ट्रांसफार्मर लोड की कंडीशन में आ चुका होता है। तो मैं आपको एक सर्किट डायग्राम के द्वारा बताता हूं। देखो किस प्रकार से आप लोग देखोगे। जैसे ये आप लोगों ने एक कोर ले ली, ट्रांसफार्मर का संपूर्ण वर्गीकरण बताऊंगा कि लोड पर कैसे कार्य करेगा। ये आप लोगों ने कोर ले ली। अब कोर कौन सी कोर टाइप ट्रांसफार्मर लिया, माना कि इसकी प्रत्येक भुजा पर अलग अलग वाइंडिंग होगी, एक पर प्राइमरी होगी, एक पर सेकेंडरी होगी। आप लोग अच्छी तरह जानते हो। नो लोड पे था वो भी आपको साथ बताऊंगा। नो लोड पे क्या देखा था आप लोगों ने और लोड पे क्या देखा वो बताऊंगा। यहाँ क्या होगी, यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग होगी आप लोगों की, जिसको सप्लाई से संयोजित करेंगे ये, और ये होगी आप लोगों की सेकेंडरी वाइंडिंग। ये आप लोगों की सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई और ये प्राइमरी वाइंडिंग है आप लोगों की। अब देखेंगे इसके ऊपर क्या होता है। देखो, ये आपको इसमें रहेगा आपका V1, क्योंकि आप वोल्टेज दे रहे हो प्राइमरी वाइंडिंग में। V1 वोल्टेज दिया आप लोगों ने, कौन सा, सप्लाई वोल्टेज रहेगा ये आप लोगों का। जहां से सप्लाई आप लोगों ने दिया ये सप्लाई वोल्टेज है। और यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ V2 मिलेगा जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग प्रेरित करके देगी आप लोगों को, उत्पादन करके देगी, वो है आपको। यहाँ आप लोगों ने क्या देखा, ये जब लोड नहीं डाले जाएंगे तो I0 मतलब धारा का मान 0 रहेगा। और यहाँ जब लोड डाल देंगे, माना कि ये लोड लगा दिया मैंने, यहाँ पे ये लोड लगाया तो इसमें क्या होगा, ये I2 प्रवाहित होगी आज। ठीक है, इसमें धारा का मान अब I1 कब होगा वो बताऊंगा। देखो अब ये क्या है, ये N1 है, ये प्राइमरी के टर्न ही आप लोग देख चुके हो, ये N2 है। यहाँ कौन सा EMF उत्पादन होगा, स्वप्रेरित के द्वारा, मतलब एक वाइंडिंग में जब बदलने वाली विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। जब ये कॉइल है और इसमें यदि AC प्रवाहित करवाते हो आप लोग तो स्थापित परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा, वो इसी कॉइल को काटेगा, इसमें EMF उत्पन्न होगा जिसको कहते हैं E1। तो इसमें क्या होगा, E1 प्रेरित होगा। E1 इसके विपरीत होगा, किसके, V1 के विपरीत होगा। E1 V1 के विपरीत होगा और इस कॉइल में प्रेरित होगा E2, ये होगा। यहाँ धारा होगी V1। अब देखो प्राइमरी में आप लोगों ने सप्लाई दी,
धारा का मान I0 हुआ तो सबसे पहले आप लोगों ने नो लोड की कंडीशन देखी थी। उस नो लोड की कंडीशन में क्या था कि चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हुआ। मान लीजिए कि ये चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो गया, ये चुंबकीय फ्लक्स कॉमन हो गया दोनों का। तो काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग किस प्रकार संयोजित होती हैं। देखो या संयोजित है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों पृथक पृथक है, अलग अलग, दोनों का कोई संयोजन नहीं है। तो किस प्रकार संयोजित होते हैं, किसके माध्यम से संयोजित होते हैं? तो चुंबक के द्वारा, चुंबक के परिपथ के द्वारा संयोजित है। ये चुंबकीय फ्लक्स किसका था? प्राइमरी का है। प्राइमरी का दोनों का कॉमन है, तो मैं यहाँ लिख दूं ये कॉमन चुंबकीय फ्लक्स है, फाई सी लिख देता हूँ। फाई सी का मतलब कॉमन चुंबकीय फ्लक्स है, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स मान लेते हैं। किसका है? प्राइमरी का चुंबकीय फ्लक्स है। अब ये चुंबकीय फ्लक्स किसके संपर्क में आया? सेकेंडरी वाइंडिंग के संपर्क में आया। ये क्या है? ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, द्वितीय कुंडल है। और ये क्या है? ये प्राथमिक कुंडल आप लोगों की, जिसमें सप्लाई दी आप लोगों ने। अब गौर से सुनो, देखो यहां आप लोगों ने ये क्या होगा? फाई सी होगा, इसका चुंबकीय फ्लक्स इसके साथ हुआ, इसके साथ किसके साथ लिंक हुआ? सेकेंडरी वाइंडिंग है। और सेकेंडरी वाइंडिंग में परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हुआ, तो इसने इस चुंबकीय फ्लक्स के साथ लिंक किया और इसमें ईएमएफ उत्पन्न, जिसको E2 कहते हैं। और E2 के बाद आपको बाहर क्या मिला? V2 मिल गया, जो कि टर्मिनल वोल्टेज मिला, सेकेंडरी वाइंडिंग पर वोल्टेज मिला है, लोड के ऊपर वोल्टेज मिला है। ये आपका हो गया लोड, आपने लोड लगा रखा है। अब ये आगे की बात है। अब जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड डालते हैं तो I2 का निर्माण होता है। गौर से सुना मेरी बात, एक एक पॉइंट ऊपर लिखाता हूं। सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड डालते हैं तो क्या होता है? सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होती है, कौन सी? I2। एक एक बातें लिख लेना, आपको लिखा समझ में नहीं आएगा। देखो, जब द्वितीय कुंडलन को बाहर के अंदर लोड से संयोजित करते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग, SW लिख देता हूं, सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, कौन सी? I2 प्रवाहित होगी। I2 क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग की धारा। I1 क्या होगी? प्राइमरी वाइंडिंग की धारा होगी। ये सेकेंडरी वाइंडिंग की धारा है I2। एक तो ये याद रखना। अब I2 का मान, I2 का जैसे ये I2 है, I2 ये V2, देखो यहाँ कौन सी? I2 और V2 ये क्या है? I2 का मान V2 से कैसा संबंध रखता है? I2 V2 से क्या संबंध रखती है? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये दोस्तों लोड के ऊपर डिपेंड करता है। और लोड आप लोग ऐसी थ्योरी अच्छी तरह पढ़ के आ चुके हो, नोट्स बना चुके हो, तो आज आप लोगों को समझने में ज़्यादा जोर नहीं आएगा और आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि I2 का मान किसके ऊपर डिपेंड हुआ? भार के ऊपर। I2 का मान किसके ऊपर डिपेंड है? भार के ऊपर। लिख लो, I2 का मान भार पर निर्भर होता है। अब भार मान लीजिए लोड कैसा है? देखो लोड बताता हूं, R लोड ले लिया, माने कि आपने रेजिस्टेंस लोड लगा दिया। गौर से सुना, R लोड लिया तो I2, गौर से सुनो, I2 और V2 में क्या संबंध है? I2 V2 के इन फेज होगी। कि लोड कैसा है? लोड है प्रतिरोधी लोड, और प्रतिरोधी लोड में करंट वोल्टेज के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। यहाँ थीटा एंगल कोण क्या है? 0 डिग्री कोण है, यहाँ 0 डिग्री कोण रहेगा। एक बात तो ये देख लेना, ठीक है ना। और दूसरी बात बताऊं, यदि लोड का मान कैसा है? लोड मान L ले लिया, इंडक्टेंस लोड लगा दिया, तो I2 V2 से 90 डिग्री लैग होगी। आप लोग जानते हो लैगिंग होती है, इंडक्टिव लोड में धारा लैगिंग होती है। यदि अकेला आप लोगों ने क्या लगाया? इंडक्टिव लोड लगाया, तो क्या होगा? पेर इंडक्टिव लोड लगाया है तो 90 डिग्री लैग होगी। और यदि लोड लग गया C यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? I2 V2 से 90 डिग्री लीड होगी। ये आप लोग अच्छी तरह से, क्योंकि ऐसी थोड़ी पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ थीटा एंगल का मान कितना होगा? 90 डिग्री, और यहाँ थीटा एंगल का मान कितना होगा? 90 डिग्री। ये आप लोग जानते हो। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? I2 का मान लोड पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पीछे की बात की जाए, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? लोड धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन एक चीज याद रखना, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज की पोलरिटी समान होती है। काफी बार परीक्षा में पूछा गया, एक बार ये काफी बार पूछा गया है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की पोलरिटी और सेकेंडरी वाइंडिंग की पोलरिटी में क्या अंतर होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे यदि पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब यहाँ मैं डॉट डॉट लगा देता हूँ, ये सिंबल, ये निशान किसका? पोलरिटी का सिंबल है, कि दोनों की पोलरिटी समान रहेगी। ये पोलरिटी का सिंबल है, ध्रुवता। ये ध्रुवता ये लिख लेना नोट लगा के, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है
कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज की पोलरिटी क्या होती है, समान होती है। वोल्टेज की पोलरिटी समान होती है। तो लिख लो SW व या सॉरी पहले लिख लो PW। PW का शॉर्टकट में लिखिए प्राइमरी वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग SW में वोल्टेज की ध्रुवता या पोलरिटी समान होती है। काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है, यही लगभग आता है। और उससे पहले ये इन फेज और आउट ऑफ फेज होते हैं, ये मैंने नो लोड पे ट्रांसफर पढ़ा है, उसके बारे में बता दिया था। फिर भी आप दोबारा पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है। तो द्वितीय वाइंडिंग, अब एक चीज़ और आ गई, द्वितीय वाइंडिंग में जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज E2 किस पे डिपेंड करता है? E2 इस फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये फ्लक्स का मान कितना है, क्योंकि ये फ्लक्स ही इसके साथ लिंक करेगा और इसमें वोल्टेज उत्पन्न करेगा। तो कह सकते हैं द्वितीय कुंडल में लिख लो SW का मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न EMF मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। एक बात ये आती है, आपको क्यों बात लिखा रहा हूं, क्योंकि आगे बहुत सी समस्या आएंगे, आपको समझ में जोर नहीं आएगा, इसलिए लिखा रहा हूं। अब देखो, ये इस मान को मान लीजिए कि ये V2 का मान किसके ऊपर डिपेंड हो गया? φC पर। φC क्या है? कॉमन चुंबकीय फ्लक्स है, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है। किसके द्वारा? प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा। ठीक है ना? ये आप लोड लगाओ चाहे मत लगाओ, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें लोड लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लेकिन ये प्राइमरी वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स तो φC तो निर्माण होता रहेगा। इसलिए कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग की धारा नो लोड पर क्या कार्य करती थी? एक तो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित किया, इसमें ये यदि लोड से हटा देंगे तो ये चुंबकीय फ्लक्स स्थापित किया, एक तो ये निर्माण था, और एक कोर में लो हानियां उत्पन्न की। लो हानियों का मान उतार चढ़ाव क्यों नहीं हुआ, आपको बताता हूँ। सेकंड पर लोड लगा देंगे, धारा का मान बढ़ेगा, लेकिन इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कैसे इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा वो आपको बताऊंगा आप लोगों को। ये यहां तक लिख ली। यदि E2 का मान आपको स्थिर चाहिए, ये गौर से ना, E2 का मान या V2 का मान स्थिर चाहिए, तो फ्लक्स का मान क्या चाहिए? स्थिर स्वभाव का होना चाहिए। याद रखना बात, यदि E2 का मान स्थिर होता है, यदि प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या 100 है और वोल्टेज का मान 200 है और आपको वोल्टेज का मान स्थिर चाहिए, तो क्या स्थिर रखना पड़ेगा आप लोगों को? ये कॉमन चुंबकीय फ्लक्स का मान स्थिर रखना पड़ेगा। काफी बार आता है परीक्षा में, लिख लेना कि सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज का मान स्थिर कब होता है? जब टर्नों की संख्या कांस्टेंट रखी जाती है, तो फ्लक्स का मान पर डिपेंड करता है। कॉमन चुंबकीय फ्लक्स का मान स्थिर होना चाहिए, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज का मान क्या मिलेगा? स्थिर मिलेगा। ये दोस्तों अब तक की कंडीशन थी। आगे अब इस धारा के मान को बढ़ाता हूं और यहाँ क्या कंडीशन होती है उसके बारे में देखते हैं, और काफी बार जो कंफ्यूज आपको है उस कंफ्यूज को भी दूर करते हैं। अब इतना समझ गए, यहाँ सप्लाई दी, चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हुआ, यहाँ वोल्टेज उत्पन्न हुआ, लोड लगाया, ये धारा चली। धारा क्यों चली? सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा क्यों चली? क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा इसलिए चलती है क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला वोल्टेज E2 उत्पन्न हुआ है। E2 क्या है? उत्पन्न हुआ है। किसके कारण? इस टर्नों की संख्या और फ्लक्स के कारण। तो E2 क्या है? एक प्रकार का वोल्टेज सोर्स है। E2 क्या काम करता है? सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज एक प्रकार वोल्टेज सोर्स की भांति कार्य करता है, वोल्टेज स्रोत की भांति कार्य करता है। वोल्टेज उत्पन्न हुआ है, वोल्टेज देता है आप लोगों को। कैसा दिया? वो टर्नों की संख्या पर डिपेंड हो गया। तो सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करेगी? अब देखो, इसमें धारा चली, ये धारा अलग थी, ये धारा चली, इसके कारण ये धारा चली, इसके कारण ये धारा चली। गौर से सुनना। तो अब आपको पता है कि यहाँ N2 भी है और I2 है, और N और I जहां होते हैं तो क्या कहते हैं? N और I एक स्थान पर होते हैं तो किसको कहते हैं? MMF। तो बताओ सेकेंडरी वाइंडिंग अपना MMF क्रिएट करेगी कि नहीं करेगी? मैग्नेटोमोटिव फोर्स लगाएगी, मैग्नेटोमोटिव फोर्स स्थापित करके इस पर लगाएगी, तो क्या होगा? फ्लक्स का निर्माण होगा, φ2 करेगी। तो सेकेंडरी वाइंडिंग स्वयं का चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगी। सेकेंडरी वाइंडिंग स्वयं का मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF स्थापित करेगी, जिसके कारण MMF से क्या होगा? सेकेंडरी वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा। तो लिख लो सेकेंडरी वाइंडिंग N2 व I2 के कारण, सेकेंडरी वाइंडिंग लिख दो इसके नीचे, सेकेंडरी वाइंडिंग N2 व I2 से MMF 2 स्थापित करेगी, मतलब कि क्रिएट करेगी। और इसके कारण क्या होगा? स्थापित करेगी। और इसके कारण क्या होगा? सेकेंडरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगी? सेकेंडरी वाइंडिंग के द्वारा φ2 चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा। φ2 का मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा। अब ये चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा, देखो इसने अपना चुंबकीय फ्लक्स, इसका चुंबकीय फ्लक्स इसके साथ लिंक हुआ और इसने अपना स्वयं का चुंबकीय फ्लक्स स्थापित किया, तो क्या होगा? ये चुंबकीय फ्लक्स मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करने वाला होगा। लिख लेना, सेकेंडरी वाइंडिंग के द्वारा φ2 स्थापित होगा, जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स φC
मुख्य चुंबकीय फ्लक्स फाई सी का विरोध करेगा। तो मैं यहां क्रिएट करके दिखा देता हूं एक चुंबकीय फ्लक्स और, माना कि ये चुंबकीय फ्लक्स एक और आ गया, ये चुंबकीय फ्लक्स किसके साथ लिंक हुआ, ये प्राइमरी के साथ लिंक हुआ। ये चुंबकीय फ्लक्स कैसा हुआ, ये चुंबकीय फ्लक्स विरोधी स्वभाव होगा। किसका, इसका विरोध करने वाला होगा। किसका होगा, ये फाई 2 है, ये क्या है, ये फाई 2 है जो फाई सी का विरोध करेगा। ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स फाई 2 मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करने वाला होगा। किसके नियमानुसार, किसके नियमानुसार करेगा, आपको पता है विरोध करने स्वभाव का होगा, लेंज के नियमानुसार। तो फाई 2 लेंज के नियमानुसार फाई सी का विरोध करेगा। लिख लेना, फाई 2 लेंज के नियमानुसार फाई सी कॉमन चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करेगा। अब इसका विरोध करेगा तो आपको पता फाई सी का मान कम होगा। क्या होगा, ये फाई 2 विरोध करेगा किसका, ये फाई सी का विरोध करेगा। फाई सी का विरोध करेगा तो क्या होगा, फाई सी कम होगा, फाई सी कम होगा। अब गौर से सुनना, अब कंडीशन बदलेगी यहाँ पे, अब कंडीशन बदलेगी। इस मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का मान कमजोर हुआ है, कमजोर होगा। तो बताओ E1 का मान कमजोर नहीं होगा, क्योंकि E1 किसके ऊपर डिपेंड है, इस चुंबकीय फ्लक्स के। मैंने आपको बताया E1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग में स्व प्रेरण के कारण जो EMF उत्पन्न होता है वो E1 था। तो E1 कम होगा, E1 कम होगा किसके, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स फाई सी का मान। तो लिख लो, फाई सी का मान कम होता है तो E1 का मान कम होता है। फाई सी का मान कम होता है, E1 का मान कम हो, कितना कम होगा, ठीक है ना। फाई सी का मान कम होता है, E1 का मान कमजोर होगा, और E1 का मान कमजोर होगा तो देखो ये E1 कमजोर होगा, किससे कम होगा, पहले तो दोनों बराबर थे, ये इससे कम होगा, इससे किससे, V1 से E1 कमजोर हो जाएगा। कितना परसेंट होगा, तो क्या होगा, V1 माइनस E1 कितना कम होगा, दोनों का अंतर होगा वो निकल जाएगा यहाँ पे। तो कितना परसेंट कम होने वाला है, ये E1 ये कम होगा, ठीक है ना, कम होगा। कितना होगा, लगभग 1% घटेगा। कितना घटेगा, लगभग 1% का लगभग घटेगा। तो अब बताओ, ये E1 कम होगा तो I1 का मान बढ़ेगा। E1 कम होगा तो यहाँ एक धारा और क्रिएट होगी, I0 तक थी, एक धारा और होगी, ये उसको कहेंगे I2। इसको क्या कहेंगे, I2 धारा। I2 तो पहले वहां पे I2 डैश होगी, I2 डैश होगी, एक धारा और क्रिएट होगी जो कि सेकंड नंबर की धारा, इसमें डबल धारा क्रिएट हो जाएगी। I0 थी और I0 मान लो, I1 मान लो, लेकिन यहाँ एक धारा और क्रिएट हो जाएगी। तो लिख लेना, V1 व E1 के अंतर से क्या लिखेंगे, V1 व E1 के अंदर से सप्लाई वोल्टेज व प्रेरित प्राइमरी वाइंडिंग में प्रेरित EMF के कम होने से प्राइमरी वाइंडिंग में एक धारा या प्राइमरी वाइंडिंग में एक धारा निर्माण और करती है, या प्राइमरी वाइंडिंग में धारा का मान बढ़ता है। प्राइमरी वाइंडिंग में धारा का मान बढ़ता है जिसे I2 डैश से दर्शाते हैं। लिख लेंगे V1 माइनस E2 से क्या होगा, क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में से प्राइमरी वाइंडिंग में धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी जिसे I2 डैश से दर्शाते हैं। ये धारा बढ़ेगी, I2 डैश होगी। अब इस धारा का मान कितना होगा, लगभग कितने गुना होगी, ये धारा बढ़ेगी तो कितने गुना बढ़ती है, लगभग 20 गुना के करीब बढ़ जाती है। ये धारा कितनी बढ़ जाएगी, 20 गुना। ये धारा कितनी बढ़ेगी, 20 गुना बढ़ जाएगी। किससे, पहले से 20 गुना बढ़ जाएगी, पहले थी ना उससे 20 गुना और बढ़ जाएगी। किसने बढ़ाया, इसने बढ़ाया। किसने बढ़ाया, इसने क्या किया, फाई 2 का निर्माण किया। फाई 2 से क्या हुआ, फाई सी कम हुआ, फाई सी से कम क्या हुआ, फाई सी कम होगा तो क्या होगा, E1 का मान कम होगा। E1 का मान कम होगा तो क्या होगा, I2 डैश यानी प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी प्राइमरी वाइंडिंग में धारा का मान बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा, 20 गुना के लगभग बढ़ेगा। यहाँ तक समझ में नहीं आया तो मेरे को बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर लो, और कुछ समझ में आ रहा तो भी आप अपने नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि सर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, या इस वीडियो के प्रति आपके मन में क्या विचार उत्पन्न हुए वो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना। आगे की प्रोसेस देखते हैं कि इस 20 गुना धारा बढ़ी है, इससे क्या होगा, इससे होगा क्या आगे, उसकी बात करते हैं आगे। अब देखो क्या होगा, आगे की कंडीशन बताता हूं, और होगा क्या आगे। आगे कंडीशन में कि धारा बढ़ गई तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर धारा बढ़ गई तो उससे फर्क क्या पड़ेगा उसकी बात कर रहा हूं। देखो अब माना कि एक धारा और क्रिएट हुई, कौन सी हुई, I2 डैश। ये कह सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में धारा बढ़ी है, ये कह सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में धारा बढ़ी है। ये बढ़ी हुई धारा क्या कहेंगे, ये बढ़ी हुई
धारा I2 डैश होगी, I2 डैश मतलब कि एक दूसरी धारा और उत्पन्न हुई है, I2 डैश होगी। ये बड़ी हुई धारा I2 डैश किस में होगी? प्राइमरी वाइंडिंग में होगी, प्राइमरी वाइंडिंग में होगी। I2 डैश प्राइमरी वाइंडिंग में होगी, बड़ी हुई धारा I2 डैश प्राइमरी वाइंडिंग में होगी। अब इससे क्या हुआ देखो, I2 डैश तो ये एक धारा ही आ गई और N1 तो पहले ही है, तो I अलग से हुई और N1 और हो गया, तो क्या MMF का निर्माण नहीं होगा? तो लिख सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा MMF 1 का निर्माण होगा कि नहीं होगा? और इसकी MMF होगा तो क्या होगा? MMF क्या होता है देखो, MMF होता है NI, टर्नों की संख्या और धारा, जिसको एम्पीयर टर्न इसकी इकाई होती है। और एम्पीयर टर्न जहां होगा तो क्या होगा? फ्लक्स का निर्माण होगा। इससे क्या क्रिएट होगा? इससे फ्लक्स होगा। अब कौन सा फ्लक्स लिखेंगे? φ1 लिखेंगे। ये तो कॉमन फ्लक्स था, अब φ1 अपना अलग से चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगी। गौर से सुनना मेरी बात। अब निष्कर्ष क्या निकलने वाला है? φ1 क्रिएट हुआ यहाँ पे, इससे क्या होगा? N1 और I2 डैश से क्या हुआ? φ1 का निर्माण हुआ। क्या हुआ? φ1 का। और φ1 कहाँ जाएगा? यहीं आएगा। अब φ1 दिखाता हूँ आपको मैं। ये φ1 एक चुंबकीय फ्लक्स का और निर्माण हुआ, एक चुंबकीय फ्लक्स का और निर्माण हुआ, φ1 का निर्माण हुआ। अब φ1 देखो, 2-3 चुंबकीय फ्लक्स आ गए, एक ये हुआ इसके कारण, ये कॉमन था, और ये φ1 हुआ ऐसे, और इसको कहते हैं φ1। अब बताओ किस किस का सहयोग किया? तो लिख सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में बढ़ी हुई धारा के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हुआ वो कैसा होगा। परीक्षा में काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। प्राइमरी वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर लोड लगाते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग स्वयं का चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करती है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो φ2 का विरोध करेगा और φC का सहयोग करेगा। किसका? देखो ये इधर होगा, ये इधर होगा, तो φ2 ये φ2 का विरोध करेगा और φ1 का सहयोग करेगा। लिख सकते हैं ये φ1 प्राइमरी वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स है φ1, φC का सहयोग करेगा। φC क्या है? φC कॉमन चुंबकीय फ्लक्स लिखना, φC का सहयोग करेगा और φ2 का विरोध करने वाला होगा, दो बातें आगे आप है। तो φ2 का विरोध करेगा तो देखो इसको ये निरस्त कर देगा, इसको। तो क्या कर सकते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग में जो धारा बढ़ेगी, इससे कौन कौन सी स्थितियां पूर्ण होती हैं? प्राइमरी वाइंडिंग में धारा बढ़ेगी, यहां तक तो आपको बता दें, प्राइमरी वाइंडिंग में धारा बढ़ेगी तो कौन कौन सी कंडीशन पूर्ण होती हैं, उस कंडीशन की बात कर लेते हैं। देखो प्राइमरी वाइंडिंग में धारा बढ़ते ही ये चुंबकीय फ्लक्स निरस्त हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग में धारा बढ़ेगी, उससे ये अपना φ2 का मान φ2 न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एक तो ये लिखना, φ2 क्या होगा? बढ़ी हुई धारा के कारण क्या होगा? बढ़ी हुई धारा के कारण MF का निर्माण होगा। तो ये बढ़ी हुई धारा क्या करती है? ये बढ़ी हुई धारा दो काम करेगी, आपको बता देता हूँ। बढ़ी हुई, यही परीक्षा में आएंगे, ये बढ़ी हुई धारा कौन सी? I2 डैश, इसको कहेंगे I2 डैश या I1 भी कह सकते हैं। कभी कभी आपसे पूछा है कि I2 डैश नहीं तो I1 भी आ सकता है, लेकिन I2 डैश है। I2 डैश क्या करेगा? दो काम करेंगे, इसके दो काम होंगे। I2 डैश एक तो φ2 को न्यूट्रलाइज करेगा, φ2 को न्यूट्रलाइज करेगी, और दूसरा क्या होगा? आउटपुट शक्ति होगी। दूसरा क्या होगा? दूसरा बताता हूं आपको, इनपुट या आउटपुट। इनपुट देखो, इनपुट पावर की बात करते हैं, इनपुट पावर को आउटपुट पावर के बराबर समान रखेगी। इनपुट पावर को आउटपुट पावर लिख लेना यहाँ पे, POWR पावर, और ये POWR यहाँ आउटपुट पावर के समान रखेगी। इसको एक तो करेगी, इसको समान रखेगी, दूसरा करेगी समान करेगी, दूसरा करेगी φ2 को निरस्त करेगी। तो लास्ट में क्या बचता है? अब बताओ, परीक्षा में प्रश्न आता है, ये ट्रांसफार्मर लोड डाला जाता है तो कॉमन चुंबकीय फ्लक्स या मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है? गौर से सुना मेरी बात। मुख्य ट्रांसफार्मर लोड डाला आप लोगों ने, धारा बढ़ी से कैसी भी हो, चाहे वो लैगिंग हो, चाहे लीडिंग हो, चाहे यूनिटी हो, उसकी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूछा जाएगा क्या मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव, इसने ये चुंबकीय फ्लक्स स्थापित किया, इसने ये चुंबकीय फ्लक्स स्थापित किया, और कॉमन चुंबकीय फ्लक्स सेम टू सेम, कोई समान रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद रखना, यदि प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड डाला जाता है तो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। और ये सारी की सारी जो प्रक्रिया होती हैं ये बहुत कम समय में तात्क्षणिक मान से होती है, तात्क्षणिक हो जाती हैं। तो ये तात्क्षणिक हुई तो इसके ऊपर अब पूछा जाएगा आपसे, क्या इसका ग्राफ खींचा जाए, तो इस I1 के मान को, I1 जो प्राइमरी वाइंडिंग में धारा हुई, ये इसके मान को कैसे आप इसका मान कैसे निकालोगे, या I0 का मान कैसे निकाला था वो भी बताऊंगा, लेकिन इसका मान कैसे निकालोगे तो लिख सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में जो धारा घटित होती है, देखो इसका मान किसके ऊपर डिपेंड करेगा। I0 की बात कर लेता हूँ, लोड लगाने के बाद ये I1 बन जाएगी, और लोड लगाने से पहले I0 थी, लोड लगाने के बाद I1 हो जाएगी। तो I1 का मान कैसे निकालेंगे ये पूछा जाता है। I2 का मान तो निकाल लेंगे लोड के अनुसार, I1 का मान कैसे निकालेंगे, लोड डाला I1 का मान कैसे निकाला, उसकी बात करता हूँ। देखो मैं यहाँ बताता हूँ, आपको छोटी सी बातें और बताऊंगा, ज़्यादा नहीं है। देखो यहाँ पे अब मैं आपको एक ग्राफ खींच के दिखाता हूँ। देखो यहाँ से I1 का मान कैसे निकालेंगे, आपने इतनी बातें पढ़ी है तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे, देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे V1 है, देखो V1 है, ये V1 इसका वोल्टेज, मैं यहाँ से एक पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा। V1 है, यहाँ क्या है, फाई है, चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण हुआ, देखिए ये हुआ, ये कौन सा है, फाई सी है, ये कौन सा है, ये फाई सी है, ये V1, ये फाई सी है। अब आगे देखेंगे, ये इस V1 से बैक इसके E1 कैसा होगा, E1 के उल्टा होगा, तो ये E1 कैसा है, ये इसके विरोध में है, क्योंकि मैंने बताया कि ये प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न EMF इस आरोपित वोल्टेज का विरोध करता है, तो E1 भी इसका विपरीत होगा, याद रखना E1 भी इसका विपरीत होगा। और E2 की बात करते हैं, E2 तो इसके विपरीत है ही, पोलरिटी समान है, लेकिन E2 भी इसके विपरीत है, और E2 विपरीत है तो V2 भी विपरीत हो गई, तो इसकी विपरीत आ गई। यहाँ क्या है, फ्लक्स है। अब देखो आप लोगों ने जो ही लोड डाला, ऐसे मान लो कि लोड नहीं डाला तो क्या होगा, लोड नहीं डाला तो ये क्या है, I0 का मान है, नो लोड की धारा तो ये आ गई, बहुत कम धारा होगी जो दो कार्य संपन्न करेगी, एक तो चुंबकीय फ्लक्स का मान स्थापित करेगी, और दूसरा क्या करेगी, चुंबकीय फ्लक्स का मान स्थापित करेगी, और दूसरा कोर में लो हानि उत्पन्न करके पावर की खपत करेगी। इसलिए इसके दो कंपोनेंट थे, मैंने आपको बताया था, एक वाटफुल कंपोनेंट था और एक वाटलेस कंपोनेंट था। वाटफुल कंपोनेंट हानि उत्पन्न करता था या पावर की खपत करता था, वाटलेस कंपोनेंट खपत नहीं करता था, चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करता था। ये पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था, आज भी इसका मैंने जिक्र कर रहा हूँ और वर्गीकरण करूंगा इसका भी। तो ग्राफ को खींचेंगे, जो इस पर लोड डाला आप लोगों ने, तो कौन सी धारा उत्पन्न हुई, कौन सी, ये धारा उत्पन्न हुई, पहले कैसे हुई, इसकी विपरीत हुई, कैसे हुई, I0 की विपरीत हुई, तो ये I0 की विपरीत लगा देता हूँ यहाँ पे, माना कि विपरीत होगी इसकी यू की ये धारा दे जाएगी, ये क्या है, I2 है, कौन सी, I2 की विपरीत में क्या हुई, ये I2 डैश हुई, तो यहाँ क्या होगी, I2 डैश आएगी, इधर कौन सी आएगी, I2 डैश धारा आ जाएगी, ये इसके जस्ट विपरीत होगी, I2 डैश इसके बराबर होगी, इसके बराबर, दोनों का मान बराबर होगा इसका, ये क्या होगी, I2 डैश। गौर से सुना मेरी बात को, ये क्या होगी, I2 डैश, ये तो लोड नहीं डाला वो धारा थी, ये धारा आ गई I2 डैश, क्यों लोड डाला तो ये धारा इसकी विपरीत हुई और इसके बराबर में हुई। तो अब I1 का मान कैसे ज्ञात करें, लोड डालने के बाद इसको I1 कहेंगे, उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको यहाँ खींच देते, देखो ये, और यहाँ से इस धारा को खींचेंगे, ये धारा होगी आपकी, तो ये धारा होगी आपकी कौन सी, I2 डैश, ये धारा I1 आएगी, I1 कौन सी, लोड लगाने के बाद I1, इसको लिखेंगे I1। अब बताओ इस धारा को कैसे ज्ञात करें, इस धारा को कैसे ज्ञात करें, ये धारा यहाँ पे थी, ये धारा यहाँ पे आ गई, और ये धारा इसके बराबर रहेगी। इस धारा को मैंने आपको दोनों का क्या होगा, वेक्टर योग होगा। तो पूछा जाएगा I1 क्या है, लोड डालने के बाद की धारा है, I0 क्या थी, लोड डालने से पहले की धारा थी, I1 क्या है, लोड डालने के बाद की धारा है, इसको I1 शब्द से, लोड डालने के बाद प्राइमरी वाइंडिंग की धारा कैसे ज्ञात करेंगे, वो बात आती है। लोड डालने के बाद प्राइमरी वाइंडिंग की धारा कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं I1 बराबर किसका वेक्टर योग, I2 डैश, I2 डैश क्या है, इसमें जो बाद में धारा क्रिएट हुई या बढ़ी हुई धारा थी, प्लस I0, दोनों का वेक्टर योग है, दोनों का वेक्टर योग है। या ये लिख सकते हैं I1 बराबर I2 डैश का स्क्वायर प्लस I0 का स्क्वायर, और ये रूट। एक बार प्रश्न ये काफ़ी बार पूछा गया है, I1 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, I1 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो आता है, लेकिन कभी कभार आता है I1 का मान तो ये है, यदि नो लोड के बाद, नो लोड के साथ था, क्योंकि लोड डालने के बाद है, तो नो लोड की धारा को कैसे ज्ञात करेंगे, तो नो लोड की धारा आपको मैंने बताया था, नो लोड की धारा ऐसे ज्ञात करते हैं कि I0 बराबर I म्यू प्लस IW स्क्वायर, और ये इसका रूट, ऐसे ज्ञात की थी। तो इसको यदि साथ इंक्लूड इसके किया जाए, इसके साथ इसको इंक्लूड किया जाए, तो इन दोनों के I1 का मान कैसे, यहाँ लिख लेते हैं I1 बराबर, लिख दो I1 बराबर क्या लिखेंगे, IW प्लस, ये सब का क्या रहेगा, इन सब का वेक्टर योग रहेगा, IW प्लस, और ये होगा
2 डैश ये दोनों बंद यहाँ पे, ये वेक्टर योग में रहेंगी, और प्लस I0 कभी कभार ये आता है ये। तो ये हो गया आपके सूत्र। I1 भी आता है कभी कभार यहाँ पे, I2 डैश आएगा, I1 तो नहीं, I1 तो ये आगे नहीं, ये रहेगा आपका फॉर्मूला। तो दोस्तों ये जो निष्कर्ष निकला है, ये निकला कि लोड पे ट्रांसफार्मर की कंडीशन क्या होती है, कौन कौन सी धाराएं क्रिएट होती हैं, कौन कौन सा फ्लक्स क्रिएट होता है, किस प्रकार का होता है और किस प्रकार की पोलरिटी होती है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो समझ गए कि I2 से I2 डैश विपरीत होगी, मैंने आपको दिखा दिया, I2 से I2 डैश विपरीत होगी, I2 डैश और I2 का मान बराबर रहेगा। I1 नो लोड की धारा है, I1 लोड डालने के बाद की धारा है, ये देखो I1 लोड डालने के लोड पूर्ण लोड की धारा ये है, तो पूर्ण लोड की धारा ऐसे ज्ञात कर सकते हैं या फिर ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ये आप लोगों का था कि ट्रांसफार्मर लोड पर कैसे कार्य करता है, और φC का मान स्थिर रहता है, क्यों, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्रिएट होकर इसने इसको समाप्त कर दिया। दोस्तों ये तो था आपका फुल लोड पर ट्रांसफार्मर की कंडीशन, तो थे आपका आज का टॉपिक। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।